ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर हम अगेन हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट केमिकल डायनेमिक्स को आगे कंटिन्यू करता है। ओके तो देखिए केमिकल डायनेमिक्स के अंदर हम पहुंच चुके हैं हमारे 11th लेक्चर पे और आज के 11th लेक्चर का टॉपिक बनने वाला है एस ए मींस स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ओके अब देखो बहुत आसान सा अप्रोक्सीमेशन है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, विद एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे चीजें क्लियर कराऊंगी, नोट्स मैं आपको सारे प्रोवाइड कराऊंगी और आपको सारी चीजें डेफिनेटली क्लियर भी आएंगी, बस आप चीजों को ध्यान से सुनिएगा। ओके तो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए ठीक है। तो देखो फर्स्टली मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बता रही कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होता क्या है। ओके फर्स्टली हमको समझने की जरूरत है कि इस अप्रोक्सीमेशन का यूज कहाँ आ रहा है। अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी अप्रोक्सीमेशन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है तो क्या हम इसका यूज करते हैं, फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जिसे हमने क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके देखिए एक्चुअल में होता क्या है ना, हमारी केमिस्ट्री के अंदर क्या है, हम लोग जनरली दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हैं। अगर मैं आपको ऊपर लेवल से बोलूं तो जनरली हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट वन इज सिंपल रिएक्शन, सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके अब सिंपल रिएक्शन का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या मतलब है। देखिए सिंपल रिएक्शन आपकी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, डायरेक्टली रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोलते हैं, सिंपल रिएक्शंस। ओके और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आपकी वो रिएक्शंस होती है जिसमें आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्टली रिएक्ट करके कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होगा, फर्स्टली ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेट में कन्वर्ट होगा और ये इंटरमीडिएट फर्दर क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद आपको क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। तो जनरली हम लोग केमिस्ट्री के अंदर क्या, अगर हम लोग ब्रॉडर वे में देखें तो दो टाइप की रिएक्शन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्टली कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कभी भी डायरेक्टली रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता। पहले आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट स्पीसीज बनाएगा जिसे आप ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अलग अलग नाम से जानते हैं। ओके जो स्टेट आपकी हाईली अनस्टेबल और हाईली क्या होती है, रिएक्टिव होती है। ठीक है हाईली अनस्टेबल एज वेल एज हाईली रिएक्टिव स्टेट होती है, इसमें आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहले कन्वर्ट होता है एंड देन ये आपकी अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव स्पीसीज क्या होती है, देन डिकम्पोज होती है और फिर आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराती है। तो जनरली हम केमिस्ट्री के अंदर ये दो टाइप की रिएक्शन डिस्कस करते हैं। ओके अब ये दोनों रिएक्शन डिस्कस करते हैं तो हमने क्या करना है, देखो हम जस्ट इतनी चीज पे फोकस करने वाले हैं। अगर आप सिंपल रिएक्शन को छोड़ दें, फोकस करें अपनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि ये जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, ये कभी भी सिंगल स्टेप में प्रोसीड नहीं होती है। सिंगल स्टेप में प्रोसीड नहीं होती है मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इन रिएक्शन को अगर आपने कंप्लीट कराना है तो आपने यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने दो स्टेप्स को फॉलो किया है, अब जरूरी नहीं है कि दो स्टेप फॉलो होंगे, यहाँ पे आपकी 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, कितने भी स्टेप हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो एक टाइप की मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है मीन्स ये रिएक्शन क्या है, मल्टीपल स्टेप में ही कंप्लीट होती है। ओके अब मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो हमने क्या करना है, तो हमने ये चीज बोलनी है कि ये चीज हमको पहले से नोन है, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे नोन है, कि जो रिएक्शन आपकी मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है, इन मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन के लिए रेट निकालना, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को निकालना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। और इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम लोग इस एसएसए का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो अब मैं आपको बात कराती हूँ पहले कैसे डिफिकल्ट पड़ता है। आपने कैसे बोल दिया कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आपके लिए डिफिकल्ट है, ऑर्डर निकालना डिफिकल्ट है कंपेयर टू सिंपल स्टेप या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन के कंपेयर। ओके सो इसका रीजन ये है क्योंकि देखो अगर आप एक सिंगल स्टेप रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक सिंपल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसका रेट निकालूंगी तो मुझे पता है यहाँ पे जो रेट होगा, सपोज मैं इसे बोलूं कि यहाँ का रेट क्या है, K1 है, मतलब रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है। इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हमने K1 लिया है, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा आपके K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी कि जो कि आपका इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कितना है उसे अगर आप फिल करेंगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कितने नंबर के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर आपको ये पता है, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक नंबर का मॉलिक्यूल है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो सिंपल स्टेप रिएक्शन के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर दोनों क्या है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ओके लेकिन सेम चीज अगर मैं मल्टीपल स्टेप के लिए करूँ तो क्या होगा, देखिए
मल्टीपल स्टेप में क्या है, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ हमारी जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हुई है। अगर इन दोनों स्टेप के लिए अगर मैं यहाँ पर रेट कांस्टेंट की बात करूं तो देखो जो पहला स्टेप है सपोज इसका रेट कांस्टेंट हुआ है K1 और दूसरे स्टेप का रेट कांस्टेंट है K2। अब अगर मुझे रेट निकालना है तो मैं किसके बेसिस पे निकालूं? हमको पता है रेट किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो हमारे पास ये जो हमारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी क्या है, देखो अगर इस रिएक्शन को मैं लिखूं तो रिएक्शन हमारा है कि R हमारा क्या दे रहा है, P दे रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। बट ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में तो नहीं हो रही है, ये रिएक्शन हमारी क्या है, मल्टीपल स्टेप में हो रही है, क्योंकि यहाँ हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहले ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा है, देन ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप मिल रहा है। तो अगर आपने रेट निकालना है तो रेट के किसके इक्वल होता है, हमने बोला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो अभी हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, पहला ये दूसरा ये। तो अब हम लोग कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हुए रेट की वैल्यू निकालना है, अब ये चीज हमको पता नहीं होती। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्टेप हमारा स्लोवेस्ट स्टेप है उसके बेसिस पे हम लोग रेट डिटरमाइन करते हैं, ये आपको पता है ना। अगर हमारे पास कोई मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, देखो सपोज करो ये हमारे पास एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो सेकंड वाला स्टेप है ये मेरा अगर स्लोवेस्ट स्टेप है तो मेरी जो रिएक्शन निकलेगी वो स्लोवेस्ट स्टेप के बेसिस पे, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगी तो स्लोवेस्ट स्टेप के बेसिस पे निकालूंगी, यानी कि रेट मैं कौन से स्टेप का निकालूंगी, सेकंड स्टेप का निकालूंगी। यानी कि यहां मैं बोलूंगी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, K2, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जो भी आपका इंटरमीडिएट है उसके कंसंट्रेशन के। ओके, लेकिन ये कब मैं बोलूंगी, जब आपको स्लोवेस्ट स्टेप गिवन होगा, आपको बताया जाएगा कि इस रिएक्शन में ये आपका स्लोवेस्ट स्टेप है। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको ये भी नहीं दिया है कि आपके रिएक्शन में, इस मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में कोई स्लोवेस्ट स्टेप है, ये चीज भी अगर आपको बताई नहीं है, आपके पास बस मल्टीपल स्टेप है और अब बोला गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो देखो अब आपको पता नहीं है कि अब मैं कौन सी रिएक्शन को, कौन सी स्टेप को कंसीडर करके रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, क्योंकि अब आपके पास 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक ये। तो अब किसके कंसंट्रेशन की बात करेंगे, कौन सा कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ पे अब हमको क्या है, डिफिकल्टी अराइज होती है कि हम किसकी बात यहाँ पे करें। ओके, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम कैसे किसी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं, इसे कैसे निकालना है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं, जो होता है आपका स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इतनी चीज क्लियर है? तो पहले आपने जस्ट इतना समझना है कि एसएसए का यूज हम क्यों कर रहे हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक बार एक थ्योरी भी समझा देती हूँ, देन मैं आपको पर्टिकुलरली एसएसए के कॉन्सेप्ट पे बात करवाऊंगी। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, सुनेगा सुनेगा जस्ट। ठीक है, तो ये बोल रहा है जनरली द रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप। हमको पता है रिएक्शन 2 टाइप की होती है, सिंपल रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ये बोल रहा है अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को क्या है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, मल्टीपल स्टेप में ही कंप्लीट होती है। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फॉर द केसेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच हैविंग अ मल्टीपल स्टेप। अगर हम लोग पर्टिकुलरली क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, जिनकी जो रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप्स में, स्टेजेस में कंप्लीट होती है, तो यहाँ हमको क्या देखने को मिलेगा, तो ये बोल रहा है द डिटर्मिनेशन ऑफ अ स्लोवेस्ट स्टेप इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में और मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस में द स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, ये डिटरमाइन करना हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, और वी कैन से दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इजी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, आरओआर निकालना या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, ये हमारे लिए क्या होता है, इजी नहीं होता है। तो इसी सिचुएशन में, इसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एसएसए का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर को ऐसी रिएक्शंस के लिए, मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन के लिए जहां पे आपको स्लोवेस्ट स्टेप गिवन नहीं होता है, ऐसे रिएक्शन के लिए ये रेट डिटरमाइन करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, अब कैसे करता है वो मैं आपको नीचे एसएसए का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं एसएसए के कॉन्सेप्ट पे, यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, इसके लिए क्या थ्योरी आपने लिखनी है वो हम डिस्कस करते हैं, देन हम इसके बाद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज मीन बाय स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से आप क्या समझते हैं। तो इसके अंदर आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को जनरली आप एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे आप बोलते हैं क्वासी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो आपकी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का दूसरा नाम क्या हो गया,
QSSA यानी कि क्वासी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ओके, अब ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन या फिर क्वासी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आपको क्या बोलता है, तो सुनिएगा, ये बोल रहा है द एसएसए इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, यानी कि एसएसए जो है आपका स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ये इस अजम्पशन पे, अजम्पशन यानी कि इस अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है। कौन से अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है, ये बोलता है द रेट ऑफ चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर नेग्लिजिबली स्मॉल। इसका मतलब है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपकी सारी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में जो आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं, इन रिएक्टिव इंटरमीडिएट का जो कंसंट्रेशन होगा वो नेग्लिजिबली क्या होगा, स्मॉल होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कांस्टेंट होगा। जनरली हम इसे कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, बट थ्योरी में लिखा होता है नेग्लिजिबली स्मॉल। तो आपको पता है अगर कोई स्मॉलर वैल्यू है तो उसे हम लोग नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, मतलब उसे जीरो ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है एसएसए के अकॉर्डिंग क्या है, तो हम देखो नाम से पहले एक चीज मैं बताऊं आपको ना, एसएसए का नाम से बहुत कुछ पता चलता है। जैसे एसएसए क्या बोल रहा है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, तो अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या हुआ, एक टाइप का अजम्पशन। तो अप्रोक्सीमेशन मतलब हुआ अजम्पशन। स्टेट मतलब क्या हुआ, स्टेट मतलब हुआ स्टेट वेरिएबल्स, ये स्टेट मतलब क्या हुआ, स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, सुनिएगा, स्टेट मतलब क्या हुआ, स्टेट वेरिएबल। और स्टेडी मतलब क्या हुआ, स्टेडी मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब हुआ कि ये एक टाइप का ऐसा अप्रोक्सीमेशन है या फिर एक टाइप का अजम्पशन है जो कि ये बोलता है जो आपकी स्टेट वेरिएबल्स होती हैं, जो आपकी सारी स्टेट वेरिएबल्स होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उनकी वैल्यू क्या होती है, नेग्लिजिबली स्मॉल होती है। तो उसी चीज को हमने यहाँ पर थ्योरी पर लिखा है। ये बोल रहा है ऐसे से इस अप्रोक्सीमेशन या फिर अजम्पशन पे बेस्ड है कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में जो आपकी ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, ये में भी दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, आपकी रिएक्शन कुछ इस टाइप की भी हो सकती है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसने इंटरमीडिएट फर्स्ट दिया, इंटरमीडिएट सेकंड दिया, इंटरमीडिएट आपका थर्ड दिया, इंटरमीडिएट फोर्थ दिया, डायरेक्टली आपको क्या दिया, प्रोडक्ट दिया। तो यहाँ पे देखो आपको 4 डिफरेंट टाइप की इंटरमीडिएट मिले। तो यहाँ पे ऐसे से आपको क्या बोलता है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो इन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्पीसीज होती है, आपको पता है इस स्पीसीज को आप बोलते हैं इंटरमीडिएट, जो कि आपकी हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये बोल रहा है कि एसएसए के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये जो आपकी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इनके कंसंट्रेशन को आप हमेशा क्या रखेंगे, नेग्लिजिबली स्मॉल रखेंगे, या फिर आप बोल सकते हो इन सबके कंसंट्रेशन को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो इसके लिए आप इक्वेशन किसके इक्वल रखते हैं, आप बोलते हैं डी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डी डिवाइडेड बाई डी टी मतलब क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट पर टाइम, यानी कि कुछ पर्टिकुलर टाइम में कुछ चेंज, मतलब जब आपने टाइम में चेंज किया तो टाइम के साथ साथ आपका जो ये इंटरमीडिएट है इसके कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, इसको हम किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं। यानी कि सिंपल मैं आपको ऐसा बोलूं कि अगर आपकी कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन चल रही है, उसमें अगर आपको नंबर ऑफ इंटरमीडिएट मिल रहे हैं, तो इन इंटरमीडिएट का जो कंसंट्रेशन होता है ये किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, यानी कि इनके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता, जिसे हम बोल रहे हैं डी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। डी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो मतलब समझ रहे हैं ना, टेम्परेचर चेंज करने पर, dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने पर इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन में जो चेंज है उसे आप बोल रहे हो डी, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, यानी कि इन इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन में आपको कोई भी चेंज नहीं मिल रहा है। इनका कंसंट्रेशन क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली कह रही हूँ, डायरेक्टली नहीं कह रही हूँ, इनडायरेक्टली क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब कैसे है, देखो ये इक्वेशन तो आप समझ गए ना। इसको समझने के लिए हम एक कॉमन सा एग्जांपल जो आप हर जगह देखते हैं वो है एक बाथटब का एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम एक बाथटब का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये चीज समझाती। तो देखो आपको बाथटब का एग्जाम्पल जो मैं भी आपको शो करने वाली हूँ, इस एग्जाम्पल में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपका ये बाथटब है, इस बाथटब के अंदर आपको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट लगते हुए देखने को मिलेगा। और कैसे मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए ना, सपोज कीजिए आपके पास एक बाथटब है, ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास एक बाथटब है, और इस बाथटब में आपने क्या किया, ऊपर से टैप लगा दिया, यानी कि ऊपर से क्या है, एक नल लगा दिया है, जिसके थ्रू क्या है, पानी आ रहा है। तो हमने क्या किया, ऊपर से एक नल लगाया जिसके थ्रू क्या है, पानी आपके बाथटब में फिल हो रहा है। ठीक है, तो सपोज आपका बाथटब कुछ इतना फिल है और कॉन्टिन्यूअसली ऊपर से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। ओके, लेकिन अब आपने क्या किया ना, अपने बाथटब में भी एक क्या कर दिया, आउटलेट बना दिया। ठीक है,
और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अपने बाथटब में भी क्या है, एक होल कर दिया, ठीक है। अब इस होल से क्या हो रहा है, पानी जो आपके बाथटब में भर रहा है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली बाहर गिर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक बाथटब है जिसमें क्या है, कुछ पानी भरा हुआ है और इस पानी का कंसंट्रेशन आप लगातार बढ़ाना चाह रहे हैं। कैसे, आपने ऊपर से एक टैप लगाया जिससे क्या है, पानी बह रहा है, ठीक है, जिससे यहाँ पानी क्या है, बाथटब में आ रहा है। लेकिन बाथटब में एक होल भी है जिसकी वजह से जो कॉन्टिन्यूस पानी जो आपके बाथटब के अंदर भर रहा है वो क्या है, बाहर की ओर गिरे जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अगर आप एक टाइम पीरियड के बाद देखेंगे, यानी कि dt के बाद देखेंगे, यानी कि आपने कुछ टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे सिस्टम को दोबारा देखा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि टाइम t पर, अगर आप टाइम t की बात कर रहे हैं, t1 टाइम की बात कर रहे हैं, तो अगर इसका कंसंट्रेशन x है तो t2 टाइम पे, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के बाद भी इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, x ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका वाटर का जो लेवल है, जो बाथटब में भरा हुआ है पानी, इसके लेवल पे आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये वाला जो लेवल है ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो आपका कंसंट्रेशन है वो आपका क्या हो गया, स्टेडी हो गया। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आपको यही बोलता है कि यहाँ पर को हम देखो, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, ये हमारा क्या हो गया, स्टेडी हो गया। यानी कि यहाँ पे इसके वैल्यू क्या हो गया, इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि जितने अमाउंट का पानी आप एंटर करा रहे थे टैप से, जितने अमाउंट का पानी एंटर कर रहे थे, उतना ही अमाउंट का पानी क्या है, आपका बाहर भी गिर रहा था। तो आपने डाला तो सही, लेकिन उतना पानी बाहर चला गया। तो जितना कंसंट्रेशन आपका पहला था उतना ही कंसंट्रेशन आपको T2 टाइम पे भी देखने को मिला। यानी कि यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे से आपको सेम चीज की बात करता है। अब देखो, इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से रिलेट कराऊं कि आप समझ सकते हैं, ये जो पानी आपका एंटर हो रहा है ना, ये जो आपका पानी एंटर हो रहा है, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। और जो आपका पानी बाहर जा रहा है ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। और ये जो बीच में बना है ये है आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कुछ वैल्यू है, प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू में आपको कोई भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, एक्चुअल में चेंज हो रहा है। आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है और इंटरमीडिएट ही आपका बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसा अजम्पशन देखने को मिल रहा है, एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो आपका इंटरमीडिएट है इसका वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट क्या है, स्टेडी है। स्टेडी है मतलब इंटरमीडिएट आपका कांस्टेंट है। तो इसी के एग्जांपल के थ्रू क्या हम एसएसए के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। होप आपको इतना क्लियर आएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि ये जो इंटरमीडिएट बना वो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो, अगर मैं आप इसको थ्योरी के साथ लेते हुए चलूं तो एक जिस बार जस्ट सुनिएगा, ये थ्योरी आपको क्या बोल रही है। ये बोल रही है सिंपल एग्जांपल ऑफ सच सिस्टम इन द केस ऑफ अ बाथटब। तो हम एक बाथटब का एग्जांपल लेते हुए चलते हैं ताकि हमें एसएसए का कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो ये बोल रहा है हमारे पास एक बाथटब है विद अ टैप, ठीक है। एक हमने बाथटब लिया, उसके ऊपर हमने एक टैप लगाया जिससे क्या है, पानी लगातार बाहर जा रहा है, ओके। लेकिन हमने क्या किया, उस बाथटब पे एक होल भी किया है जिससे क्या है, पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद देखा, आफ्टर ए सर्टेन टाइम के बाद हमने क्या देखा, द वाटर फ्लोज इन एंड आउट एट द सेम रेट। तो हमने क्या देखा, जो वाटर आपका सिस्टम में, यानी कि आप बोल सकते हो बाथ टैप पे एंटर कर रहा था और जो पानी आपके बाथ टैप से बाहर जा रहा था, उन दोनों का रेट आपका क्या है, सेम है। यानी कि इन और आउट जो वाटर हो रहे थे इनका रेट क्या आपका बिल्कुल सेम है। तो रेट सेम होने की वजह से आपका जो वाटर का लेवल था किसके अंदर, बाथ टब के अंदर, वो आपका क्या था, कांस्टेंट था। उसके लेवल पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। इट मींस क्या हुआ, वहां यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन है ये आपका क्या, एक टाइप का स्टेट वेरिएबल की तरह एक्ट कर सकता है। तो हमने क्या बोला था, स्टेट मतलब क्या हुआ, स्टेट वेरिएबल। यानी कि हमारी ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो हमारा स्टेट वेरिएबल है, कंसंट्रेशन वॉल्यूम, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हुआ, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। हमारा जो बाथटब है, हमारा जो सिस्टम है, वो स्टेडी स्टेट में चला गया। क्यों? क्योंकि वहां जो आपकी वेरिएबल है, वहां जो आपकी स्टेट वेरिएबल है, चाहे आप कंसंट्रेशन बोलो चाहे आप वॉल्यूम बोलो, वो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया एक लंबे टाइम के बाद भी, ठीक है। तो इस फिनोमिना को ही बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बस आपको इतना बोल रहा है कि अगर आपकी कोई, देखो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग नहीं बोलूं, आप जस्ट यहाँ पे सुनोगे तो आप क्या बोल सकते हैं, अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो वहां आपको मल्टीपल इंटरमीडिएट मिलेंगे। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट है ना, इनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा। जैसे आपने देखा बाथटब में जो आपका
बाथटब के अंदर का पानी है वो आपका क्या है, इंटरमीडिएट है, और जो पानी अंदर हो रहा है, इन हो रहा है, ये आपका रिएक्टेंट है, और जो आउट हो रहा है वो आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपका इनका तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, बट आपका जो इंटरमीडिएट है इसके कंसंट्रेशन में आपको चेंज नहीं मिल रहा। तो स्टेडी स्टेट बोलता है कि इन सारे इंटरमीडिएट को का जो कंसंट्रेशन है उसे नेग्लिजिबली स्मॉल कंसीडर करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो जीरो ही कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे। तो हम बोल सकते हैं डी आई डिवाइडेड बाई टी टी, यानी कि चेंज इन टाइम, टाइम के चेंज होने के साथ साथ इंटरमीडिएट में कितना चेंज आया वो हमने किसके इक्वल रखा, जीरो के इक्वल, क्योंकि इंटरमीडिएट में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि इंटरमीडिएट हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने बोला चेंज इन इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरमीडिएट में कितना चेंज आया वो जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन हमारी किसकी बनती है, एस एस ए की इक्वेशन, हमको ये चीज मिलती है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका एसएसए का। तो एसएसए आपको क्या बोलता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि जितना आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उतना ही इंटरमीडिएट आपका डिकम्पोज भी हो रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट के इक्वल होता है। और इसको, इस इक्वेशन का मतलब इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कहाँ करेंगे, जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल शो कराऊंगी। ठीक है, तो होप आपको इतना समझ में आया होगा कि एसएसए क्या है। ठीक है, तो काफी आसान है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल आपको क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए अब आपका एग्जाम्पल क्या बनता है। ठीक है, तो काफी सिंपल एग्जाम्पल है, हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। आपके सिलेबस में एक प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है, जैसे ओजोनोलाइसिस वगैरह बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस में होने चाहिए थे बट नहीं है, तो मैं आपको वो एग्जाम्पल नहीं करा रही, वो आई थिंक आपको टफ पड़ेगा। तो ऐसे से ही दिया है, तो मैं आपको एक सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से ऐसे का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन कुछ इस टाइप से दी हुई है कि ए आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और ए रिएक्टेड मॉलिक्यूल जब रिएक्ट कर रहा है तो आपको एक इंटरमीडिएट मिल रहा है, ना कि प्रोडक्ट मिल रहा है। ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट। देखिए मैं इंटरमीडिएट को स्टार से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, यानी कि ये जो पहले स्टेप की रिएक्शन है, देखो आप देख रहे हैं ये दो स्टेप रिएक्शन है, यानी कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो जो आपका स्टेप फर्स्ट है, इसे मैं लिख देती हूँ स्टेप फर्स्ट। तो हमारा जो स्टेप फर्स्ट है इसमें आपको जो रिएक्शन देखने को मिल रही है वो एक टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिल रही है, कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए आपके इंटरमीडिएट सी स्टार में तो कन्वर्ट हो रहा है, बट अगेन आपका ये सी स्टार किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ए में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, उसके बाद अगर आप स्टेप सेकंड में जाएंगे तो आपको स्टेप सेकंड में क्या देखने को मिल रहा है, अभी जस्ट सुनिएगा। ठीक है, स्टेप सेकंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपका जो ये इंटरमीडिएट है ये अगेन एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहा है, और एक दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और आपको फाइनली प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हमारी क्या है, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब हमने यहाँ पे को क्या काम करना है, इस मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के लिए रेट की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अब हमको पता है रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है। अगर हम मल्टी स्टेप की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, जो आपके स्लोवेस्ट स्टेप है उस पर डिपेंड करता है। अगर इन दोनों में से कोई स्टेप आपको पहले से गिवन होता है कि हाँ भाई ये सेकंड स्टेप आपका स्लोवेस्ट है या फिर फर्स्ट स्टेप आपका स्लोवेस्ट है, तो आपको रेट निकालना आसान पड़ जाता। आप कैसे निकालते, आप यहाँ पर को क्या, उस स्लोवेस्ट स्टेप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ले लेते और आपको रेट की वैल्यू मिल जाती। बट यहाँ पे आपको स्लोवेस्ट स्टेप भी गिवन नहीं है, तो अब आप यहाँ पर रेट कैसे निकालेंगे। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ एसएसए का यूज। तो कैसे लगाएंगे सुनिएगा। ठीक है, पहली चीज ये सुनिएगा, ये रिएक्शन आपको क्या शो कर रही है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक सिंपल वे में लिखा है, ये आपकी स्टेप फर्स्ट है, ये आपका स्टेप सेकंड है। क्या लिखा हुआ है देखिए, ये बोल रहा है अगर आपकी ये स्टेप क्या है, एक मिनट रुकेगा, अगर आपका ये आपका फर्स्ट स्टेप है तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट सी स्टार में कन्वर्ट हो रहा है। तो सपोज इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसको हमने किसके इक्वल लिया है, K1। तो हमने बोला कि ये रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K1। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है A gives C, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन कांस्टेंट बन गया K1। ओके, और हमें पता है ये रिएक्शन रिवर्सिबल जा रही है, तो C एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्ट करेगा, A एज अ प्रोडक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हम क्या लिख लेते हैं, K-1। ये आपका K है, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, K-1। तो C से जब आप A में जा रहे हैं तो बन रहा है आपका K-1 कांस्टेंट। ओके, और जो आपका ये सेकंड स्टेप है, यहाँ हमारे A भी क्या है, सॉरी C भी एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और D आपका प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, K2 से हमने यहाँ पे कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया। ओके, तो ये इक्वेशन हमको यहाँ पे ऑब्टेन हुई। अब हम बात कर रहे हैं अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो देखो मैंने क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकालना है, और हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है,
स्लोवेस्ट स्टेप के इक्वल है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर को SSA का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और कैसे करेंगे सुनिएगा। तो देखो पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, आपने ये चीज ध्यान पर रखनी है कि अगर किसी भी रिएक्शन में हमको स्लोवेस्ट स्टेप गिवन नहीं होता है, मल्टीपल स्टेप में अगर स्लोवेस्ट स्टेप गिवन नहीं होता है, तो उस केस में हम उस रिएक्शन उस स्टेप की बात करते हैं जहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, स्टेप सेकंड में हो रहा है। तो हम इस सेकंड स्टेप को ही एज अ स्लोवेस्ट स्टेप कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसे एज अ स्लोवेस्ट स्टेप कंसीडर करूं तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, तो हमें पता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, सी स्टार यानी कि आपका इंटरमीडिएट, और बी यानी कि आपका दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो हमारा इस रिएक्शन के लिए, इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन के लिए रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ दीज टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जिसमें एक तो आपका प्रॉपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही है बी, और दूसरा आपका यहाँ एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह तो एक्ट कर रहा है, बट एक्चुअल में ये क्या है, एक इंटरमीडिएट। इतनी चीज क्लियर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी स्टार एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, तो अगर हम इसे खोलेंगे तो यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट आएगा, और हमारा रेट कांस्टेंट क्या है, K2। तो हमने बोला रेट इज इक्वल टू K2 इंटू सी स्टार, और आपका क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये इक्वेशन आपने फर्स्टली क्या अपने माइंड पर रखनी, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट कर देती हूँ। इतना कर लेंगे, कितना आसान है। ठीक है, तो आपने रेट किसको कंसीडर करना है, जहां पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है। इतना कर लेंगे। अब देखो, अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर SSA। क्यों लगाएंगे, देखो क्योंकि आप देखेंगे इस रेट में अगर हम लोग इस इक्वेशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए रेट निकालेंगे तो हमारे पास आसान सा है कॉन्सेप्ट की, रेट इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ सी स्टार और कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो हमको रेट तो मिल गया, अब हमको प्रॉब्लम कहाँ आई है, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारी यहाँ आ रही है कि हमारा जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बी के कंसंट्रेशन पे कर रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बी के कंसंट्रेशन के साथ साथ सी स्टार के कंसंट्रेशन पे, जो कि आपका क्या है, इंटरमीडिएट। हमको पता है सी स्टार हमारा क्या है, इंटरमीडिएट। तो आप बताइए क्या आप इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि आपका जो सी स्टार है ये इंटरमीडिएट है, और हमको पता है इंटरमीडिएट तो 3 सेकंड के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये रिएक्शन आपकी हो रही है तो इसमें अगर ये इंटरमीडिएट है तो ये इंटरमीडिएट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये 3 सेकंड के लिए बनेगा, देन खत्म हो जाएगा। तो आप इस इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते, इसका कंसंट्रेशन निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे SSA का यूज करके क्या करेंगे, इसी इंटरमीडिएट की बात करेंगे। क्योंकि हमने क्या बोला, SSA ने बोला था ये जो आपका इंटरमीडिएट बनता है इसका कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है, नेग्लिजिबल होता है, यानी कि 0 के इक्वल होता है। तो वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ, इसका कंसंट्रेशन निकालना डिफिकल्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, SSA का यूज करके इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो रेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू SSA, हमको पता है SSA के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट पर टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आता है, ये किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ हमारा इंटरमीडिएट क्या है, C। तो हम बोल सकते हैं DI के बदले हम बोल सकते हैं DC डिवाइडेड बाय DT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट C विद टाइम ये किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो अब हम ये चीज यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमारी चीज क्या आएगी, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी इंटरमीडिएट, किसी भी ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वाले सिस्टम के लिए जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट। यानी कि आपका जितना इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उतना ही इंटरमीडिएट आपका डिकम्पोज हो रहा है, तभी तो आपको यहाँ पे चेंज की वैल्यू 0 मिल रही है। अगर आपका फॉर्मेशन का जो आपका देखो ना, समझ में आ रहा है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि कितना इंटरमीडिएट आपका फॉर्म हो रहा है वो किसके इक्वल है, कितना इंटरमीडिएट आपका डिकम्पोज हो रहा है। अगर ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन और इंटरमीडिएट डिकम्पोजिशन अगर ये इक्वल है तभी तो हमको यहाँ पे इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन में चेंज नहीं मिल रहा। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती तब हमको यहाँ पे चेंज देखने को मिलता। अब अगर हमारा इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट मीन सिंपल सी बात है कि जितना इंटरमीडिएट आपका फॉर्म हो रहा है उतना ही इंटरमीडिएट आपका डिकम्पोज हो रहा है। या फिर मैं बोल सकती हूँ ये जो हमने टैप वाला एग्जांपल लिया, बाथ टब वाला एग्जांपल लिया, इसमें हम बोल सकते हैं जितना इंटरमीडिएट आपका बन रहा था उतना ही इंटरमीडिएट आपका बाहर निकल गया, जितना वाटर आपका एंटर हो रहा था उतना वाटर आपका बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, जितना आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा था उतना ही इंटरमीडिएट आपका डिकम्पोज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट है इसका कंसंट्रेशन आपका कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया। तो हमने क्या है, इसी इक्वेशन का यूज करना है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट किसके इक्वल है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के। तो
तो अब हम क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन पे ये देखेंगे कि कहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ और कहाँ पे डिकम्पोजिशन हुआ है। तो देखो एक चीज ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। तो देखो आप मुझे बताइए पहले स्टेप में, देखो मैंने पहले स्टेप को दो रिएक्शन में तोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है हमारे पहले स्टेप में दो रिएक्शन हो रही है। एक रिएक्शन तो ए से सी में जा रही है, एक रिएक्शन सी से ए में जा रही है। तो आप मुझे बताइए पहले रिएक्शन पे, जो पहले स्टेप की रिएक्शन है, यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो देखो हमको पता है अगर हम लोग ए से सी में जाए, यानी कि अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं, तो इस स्टेप में तो हमारे इंटरमीडिएट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, हमारा इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो हो रहा है फॉर्मेशन। ओके, लेकिन दूसरे स्टेप में जब हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, यानी कि सी स्टार को, यानी कि इंटरमीडिएट को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और ए को एज अ प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है कि हमारा इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। समझ में आया? पहले स्टेप में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन दूसरे स्टेप में डिकम्पोजिशन हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, ए में। तो पहले स्टेप में तो फॉर्मेशन हुआ और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। इतनी चीज क्लियर आई। और तीसरे स्टेप में क्या हुआ, देखो तीसरे स्टेप में भी डिकम्पोजिशन हुआ, क्योंकि सी स्टार यहाँ एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहा है और डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट डी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इस स्टेप में भी आपका क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। इतना समझ के अब एक और चीज सुनिए यहाँ पे कि हमारा जो डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन होता है, इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। सिंबल क्या होता है, देखिए फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट का फॉर्म होना, और हमको पता है अगर कोई भी चीज फॉर्म हो रही है तो वहां हमारा सिंबल कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है। ओके, और अगर कोई भी चीज डिकम्पोज हो रही है मतलब हमारी चीज है क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे मैं बोलूं कंसंट्रेशन ऑफ सी, सी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि सी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर सी का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो वैल्यू आपकी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। अगर सी का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या है, बढ़ रहा है, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। इतना कर लेंगे। तो अब आपने क्या करना है ना, इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट है, उससे आप किसके इक्वल रखोगे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के। कैसे रखेंगे, देखो मैं आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाती हूँ। तो आपका जो पहली रिएक्शन है, पहली रिएक्शन क्या है, ए गिव्स सी, ये आपकी रिएक्शन है, इसका कांस्टेंट है K1। तो इस रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इस फॉर्मेशन को अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन में कन्वर्ट करूं, इस फॉर्मेशन को रेट ऑफ फॉर्मेशन में कन्वर्ट करूं, तो आपको पता है रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज, जो कि हमारा क्या है, ए। ओके, तो अगर मैं यहाँ डायरेक्टली का साइन हटाऊं तो रेट ऑफ फॉर्मेशन हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, K1 कांस्टेंट आ जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ A, और यहाँ पे साइन किसका आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो आपके पास सिर्फ एक फॉर्मेशन है, तो आप रेट ऑफ फॉर्मेशन के बदले किसकी वैल्यू रखोगे, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट के बदले मैंने क्या रखा, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। इतनी चीज क्लियर आई। अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की वैल्यू रखिए। चलिए रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है, मैं देखो इसको रेस करती हूँ, सो सॉरी। तो देखिए रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है, आपका सी का ए में डिकम्पोजिशन हो रहा है। आप देख रहे हैं सी का ए में डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या है, K-1। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन मेरा किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज सी। ठीक है, जो कि आपका क्या है, सी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली का साइन हटाऊं तो मैं बोल सकती हूँ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू K-1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। और यहाँ जो आपको वैल्यू मिलेगी नेगेटिव में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसकी वैल्यू को, यानी कि माइनस K-1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसकी वैल्यू को पहले क्या करूंगी, यहाँ पे पुट। तो देखो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी। और हम दूसरे के लिए भी देखते हैं, एक हमने पहली रिएक्शन की बात की, C गिव्स A। सिमिलरली हम लोग क्या देखते हैं, BC गिव्स D। तो BC के लिए भी अगर हम लोग निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए मैं वापस से आपको बना के दिखाती हूँ कि अगेन हमारे पास एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है B प्लस C, और ये हमको क्या दे रहे हैं, D, और कांस्टेंट है आपका K2। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ K2, और ब्रैकेट में क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा क्या बना, ये अगेन आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये क्या बनेगा, माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो आपको कुछ इस टाइप की इक्वेशन यहाँ पे ऑब्टेन होगी। ठीक है, अब नहीं देखिए आप यहाँ पे अपने साइन चेंज मत कीजिएगा, देखो यहाँ पे आप मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ पे साइन चेंज आपके नहीं होंगे।
साइन चेंज आपके कब होंगे, जब आप इस चीज को एक सिंगल इक्वेशन में लिखेंगे। जैसे देखो, अगर मैं क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को एक सिंगल इक्वेशन पे लिखूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी आपका, ये देखो मैं कुछ इस तरीके से इसको लिखूंगी। ये आपको कब मिलेगी, देखो जब आप क्या लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ कि डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, अगर मैं इन दोनों को रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को साथ लिख रही हूँ, कैसे, देखो जैसे आपको पता है रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल है, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो मैंने रेट ऑफ फॉर्मेशन को कौन से सिंबल में लिया, पॉजिटिव। अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, तो देखो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को मैं यहाँ पॉजिटिव के साइन पे नहीं ले सकती, अब मैं इसे किससे लूंगी, नेगेटिव से लूंगी, जो कि किसके इक्वल हो गया, K-1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C। और अगेन आपका क्या हो जाएगा, ये थर्ड वन जो कि आपका क्या है, K2, और ये भी आपका डिकम्पोजिशन है, तो आप लोगे माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। और ये वैल्यू आपकी पूरी किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। अगर मैं इसे इरेज करूं तो आप देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू आपकी किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी, बिकॉज हमको पता है डी आई डिवाइडेड बाई डी टी किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो इस वैल्यू को अगर मैं लिखूं, तो ये वैल्यू पूरी अगर जीरो के इक्वल है, तो मैं क्या करूंगी, ये वाले जो ये डिकम्पोजिशन वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये डिकम्पोजिशन वाला पोर्शन है, इसे मैं क्या करूंगी, जीरो के दूसरे साइड भेज दूंगी। तो देखो जैसे ये जीरो के दूसरे साइड आएंगे, तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो ये इक्वेशन आपकी कहाँ से आई है, ये जो आपका ये है ना, ये सिंपल सा फॉर्मेट की रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल है। तो ये चीज आपके कहाँ से आई, ये यहाँ से आई है, समझ में अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब देखो हमको क्या मिला, K1 इंटू ए कंसंट्रेट, K1 जो आपका कांस्टेंट है इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये किसके इक्वल हो गया, अब आया आपका पॉजिटिव में K-1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C। और ये वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव में हो जाएगी, जीरो के दूसरे साइड जाएगी, तो बन जाएगा K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू B। इतनी चीज क्लियर है। तो ये चीज आपको कहां से आई, मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें आपके किसके इक्वल है, इंटरमीडिएट, चेंज इन इंटरमीडिएट यानी कि डी आई डिवाइडेड बाई डी टी के इक्वल है। तो ये पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल जाएगी। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को सेपरेट करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू जीरो के दूसरे साइड जाएंगे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किसमें शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो आपको कुछ इस टाइप की इक्वेशन देखने को मिलेगी। अब ये इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कंसंट्रेशन, यहाँ भी आपका कंसंट्रेशन है, यहाँ भी कंसंट्रेशन है, इस C को यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ C को क्या कर सकते हो, कांस्टेंट ले सकते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ आपने एज इट इज लिखा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C को कांस्टेंट लिखा, और ब्रैकेट में क्या लिखा K-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ C को आपने क्या ले लिया, कॉमन। अब आप क्या करेंगे, देखिए क्या है, यहाँ से C की वैल्यू निकाली, यानी कि इस C की वैल्यू अगर आपने निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को कहाँ भेज देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका C किसके इक्वल हो गया, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई K-1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो आपको यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन यानी कि C की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करेंगे, इस कंसंट्रेशन जो C की वैल्यू आपको यहाँ पे ऑब्टेन हुई है, इस C की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इस रिएक्शन पे जो हमने रेट की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन ऑफ C नहीं पता था, तो हमने यहाँ क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ C ही निकाला विद द हेल्प ऑफ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो ये C की वैल्यू जो हमको यहाँ पे मिली है, इसे हम लोग रेट में पुट कर देंगे। हमें पता है रेट इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि C और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो हमको B का कंसंट्रेशन तो मिल सकता है, बट C का नहीं मिल सकता क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। तो हमने इसे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट कर दिया। तो हम इस पूरी वैल्यू को अगर मैं इस रेट में रखूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल टू K2 आपका एज इट इज हो जाएगा, C स्टार के बदले क्या मिलेगा, K1 इंटू A डिवाइडेड बाई K-1 इंटू प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो देखो मेरे को आपने वही चीज लिखी है, और साथ ही साथ आप ऊपर साइड क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ B। तो हमको क्या है, रेट की इक्वेशन मिल गई, किसके रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। तो देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट था, इस रिएक्शन के लिए हमको क्या है, रेट की इक्वेशन मिल गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, काटने वाली चीजों को आप काट सकते हैं, K2 से K2 गया, B से B गया, बची हुई वैल्यू क्या बनी, रेट इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई K-1। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिएक्शन के लिए रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने रेट निकाला वो किसकी हेल्प से निकाला, विद द हेल्प ऑफ SSA, या फिर आप बोल सकते हो QSSA। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी। इतनी चीज क्लियर आई, तो प्लीज यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपका ये इक्वेशन आई कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट। ये इक्वेशन आई जब आपने इस वैल्यू के इक्वल आपने पूरी इक्वेशन रखी
की रेट ऑफ फॉर्मेशन भी, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी। तो फिर जब आप उन दोनों को सेपरेट करोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को, तो आपको कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी। तो देखो प्रॉब्लम अराइज हमारी कहाँ हो रही थी, यहाँ से। हम लोग रेट की वैल्यू तो कर ली थी। देखो हमारे पास मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में भी हमने बोला अगर स्लोवेस्ट स्टेप नहीं दिए तो हम लोग उस स्टेप की बात करेंगे जहां प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जो है आपका ये सेकेंड स्टेप। बट इस सेकेंड स्टेप में इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन भी आ रहा है। अब इस इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन तो निकाल नहीं सकते, तो हमने किसकी हेल्प से निकाला, एसएसए की हेल्प से। तो एसएसए की हेल्प से हमको इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन मिला और उसको हमने पुट कर दिया अपने रेट पे, और हमको फाइनली हमारी रिएक्शन के लिए रेट मिल गया विद द हेल्प ऑफ एसएसए। तो ये कॉन्सेप्ट बनता है हमारे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का। ओके, तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अब इस लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।